तीन जादुई नारियल के पेड़। सोहनपुर गांव में ठाकुर वीरेंद्र प्रताप रहता था। वो बहुत पैसे वाला था और वो बहुत दयालु किस्म का आदमी था। वो गरीबों की बहुत मदद करता था। उसके पास तीन जादुई नारियल के पेड़ थे जो कि उसने अपने गांव के बाहर लगा रखे थे। एक नारियल का पेड़ सोने के नारियल देता था और दूसरा नारियल का पेड़ पैसे देता था और तीसरा नारियल का पेड़ अलग अलग तरह के फल देता था। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप चौहानपुर गांव का मुखिया भी था, पर अब बेचारा ठाकुर वीरेंद्र प्रताप बूढ़ा हो गया था। उसकी सेहत अब ठीक नहीं रहती थी। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के तीन बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम सुंदर, जो बहुत बुद्धिमान और चतुर था, पर सुंदर आलसी बहुत था। दूसरे बेटे का नाम सुशील था। वो भी सुंदर से कम नहीं था। उसकी चतुराई से भी हर कोई वाकिफ था। और सबसे छोटे बेटे का नाम सुलभ। सुलभ बहुत मासूम था और बुद्धिमान भी इतना नहीं था, पर सुलभ आलसी नहीं था। वो वीरेंद्र प्रताप की किसी भी बात को नहीं टालता था। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप इसी चिंता में था कि आखिर वो उसका वारिस किसको बनाकर जाए। वो चाहता था कि वारिस वही बने जो इसके लायक हो, उसकी धन संपत्ति और तीन जादुई नारियल पेड़ों का सदुपयोग करे। एक दिन रात को वो विचार में मग्न था कि आखिर कैसे अच्छा वारिस ढूंढा जाए। अगली सुबह हुई और वीरेंद्र ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और अपने बागीचे में लगे तीनों जादुई नारियल के पेड़ों के पास ले गया और कहा, देखो बेटा, जैसा तुम्हें भी पता है कि आजकल मेरी सेहत कुछ अच्छी नहीं रहती, इसलिए मैं अपना वारिस ढूंढ रहा हूँ जो मेरी धन संपत्ति और इन तीनों जादुई नारियल के पेड़ों का सदुपयोग करे। तुम तीनों मेरे लिए समान हो, इसलिए मैं आज से तुम्हारी एक परीक्षा लूंगा। जो उस परीक्षा में सफल हो जाएगा वही मेरा वारिस बनेगा। वीरेंद्र प्रताप कहता है, मैं तुम तीनों को एक एक पेड़ दे रहा हूँ और एक एक इलाका दे रहा हूँ। तुम तीनों के पास एक महीना है। तुम तीनों को एक महीने तक इन पेड़ों का सदुपयोग करके इनसे जनता की भलाई करनी है। और जब तुम इन पेड़ों के पास जाकर कहोगे, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई, तो ये अपने आप फल देने लगेगा। और इन पेड़ों का अगर दुरुपयोग हुआ तो ये पेड़ अपना अपना फल देना बंद कर देंगे। अब मैं एक महीने के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ और ये गांव वाले तुम्हें सौंप रहा हूँ। और ठीक एक महीने बाद आऊंगा और देखूंगा कि तुम में से किसने लोगों की भलाई सबसे अच्छी करी है। मैं नहीं जानता तुम ये सब कैसे करोगे। ये सब तुम्हें अपनी बुद्धिमानी के प्रयोग से करना है। क्या तुम तीनों इस परीक्षा के लिए तैयार हो? तीनों बेटे एक स्वर में कहते हैं, जी पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी परीक्षा में सफल होकर ही आएंगे। सबसे बड़ा बेटा सुंदर मन ही मन सोचता है, ये परीक्षा तो मैं ही पास करके आऊंगा और गांव का मुखिया बनूंगा। आखिर मेरे में कमी क्या है? ये दोनों तो मूर्ख ठहरे। दूसरा बेटा सुशील मन ही मन सोचता है, आखिर वो तो पिताजी को ही पता है कि मुखिया कौन बनेगा। मुखिया बनने के लिए योग्य सिर्फ मैं ही हूँ। मैं सुंदर भैया से किसी काम में कम नहीं हूँ और सुलभ तो इस परीक्षा में कहीं है ही नहीं। सुलभ मन ही मन सोचता है, पिताजी ने यह परीक्षा रखवा कर अच्छा किया। चलो, हमें भी अब थोड़ा मदद करने का पुण्य मिलेगा। वीरेंद्र सिंह बड़े बेटे सुंदर को सोने के नारियल वाला पेड़ दे देता है, तो दूसरे बेटे सुशील को नारियल के पैसे वाला पेड़ दे देता है और सबसे छोटे बेटे सुलभ को तरह तरह के फल देने वाले नारियल का पेड़ दे देता है और कहता है, ठीक है बच्चों, अब मैं चलता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम तीनों के साथ है। ऐसा कहकर वीरेंद्र प्रताप गांव से निकल जाता है। अगली सुबह होती है। तीनों बेटे अपने अपने पेड़ के पास चले जाते हैं। सुंदर सोने के नारियल वाले पेड़ के पास जाता है और सोचने लगता है कि अब लोगों की भलाई मैं इससे कैसे करूं। वो पेड़ के पास जाता है और कहता है, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई। इतने में ही पेड़ से सोने के नारियल निकलने लगते हैं। सुंदर उन नारियल को सुबह सोने की दुकानों पर बेच देता है, पर जैसे ही पैसे आते हैं वो सोचता है, मैं लोगों की भलाई तो बाद में ही कर सकता हूँ, अभी क्यों ना ये पैसे मैं खुद पर खर्च कर लूँ। ऐसा सोचकर वो उन पैसों से खुद के लिए शराब खरीद लेता है। वहीं दूसरा बेटा सुशील पैसे देने वाले नारियल के पेड़ के पास जाता है और कहता है, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई। उसके पास भी बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। सुशील उन पैसों को बांटने के बजाय उन पैसों को लोगों को उधार देने लग जाता है। वो मन ही मन सोचता है, आखिर मैं मदद कर ही तो रहा हूँ, यही तो लोगों की भलाई है। अब मैं पिताजी की तरह मूर्ख नहीं जो इन पैसों को ऐसे ही लुटा दूं। वहीं तीसरा बेटा सुलभ तरह तरह के फल देने वाले पेड़ के पास जाता है। वो सोचता है
इस गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक दिन का भोजन भी नहीं जुटा पाते हैं। उनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत